Welcome dear all to Galaxy classes, and in this particular session we are going to take up one of the most important pillars of any competitive exam in India, and that is English. आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें एक वर्बल एबिलिटी का सेक्शन होता है जो कि हमारी इंग्लिश को टेस्ट करता है, और ज़रूरी भी है क्योंकि अगर आप को पूरे देश में काम करना है या देश के बाहर जाके भी काम करना है तो एक कॉमन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। तो एक ज़रूरी भाषा है जो कि आनी चाहिए अगर आपको एक बड़े स्तर पे काम करना है, और अलग अलग तरह के लोगों से जिनका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, रीजनल बैकग्राउंड डिफरेंट है, उनके साथ मिलकर अगर काम करना है, आगे बढ़ना है, तो एक कॉमन भाषा है वो है इंग्लिश, और वो अगर हम सीख लें तो बेहतर होगा हमारे खुद के करियर के लिए। सो टुडेज सेशन द सिनॉप्सिस इज टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडीशनल्स, जिसमें हम पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल एंड जीरो, ये चार तरह के कंडीशनल्स पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम कुछ रूट वर्ड्स, क्योंकि वोकैबुलरी भी एक बहुत बड़ा हेडेक है बच्चों के लिए कि कैसे याद करें, और याद करते हैं भूल जाते हैं, 100 वर्ड्स याद किए उसमें से 10 ही याद रह गए, बाकी जो है उड़ गया। तो रूट वर्ड्स के थ्रू काफ़ी मदद मिलती है शब्दों को याद रख पाने में। एंड इनफैक्ट अगर मान लीजिए आपने पढ़ा और याद नहीं भी रहा, और अगर रूट वर्ड की मीनिंग आपको पता है तो एटलीस्ट आप एक गुड गेस ले सकते हैं एग्जाम में जाके मीनिंग क्या हो सकता है। और वोकैबुलरी बेस्ड बहुत सारे सवाल आते हैं। इनफैक्ट मेरा तो कहना ये है कि अगर आपको इंग्लिश सुधारनी है, कोई भी भाषा सुधारनी है, अगर आप हिंदी सीख रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं या तमिल सीख रहे हैं, कुछ भी, तो अगर आपको वो भाषा पढ़नी आती है तो प्लीज पढ़ा करिए। रीडिंग इज वन वे ऑफ इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज, बी इट एनी लैंग्वेज। तो इंग्लिश आई एम प्रीटी श्योर आपको पढ़ना आता है, तो रीडिंग रोज लगभग आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा अलग से निकाल के अपने मन का पढ़ा करिए। बाकी सब क्या है कि क्लासेस में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन रीडिंग एक ऐसी चीज है जिसकी आदत आपको खुद से डालनी पड़ेगी। और मजे की बात क्या है कि जिन बच्चों की आदत रीडिंग की है उनको शायद क्लासेस की इतनी आवश्यकता पड़ती ही नहीं है, जहां तक इंग्लिश का सवाल है। सो एजेंडा क्लियर है, कंडीशंस पढ़ेंगे, 4 तरह के कंडीशंस, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, और फिर हम रूट वर्ड्स के थ्रू थोड़े नए वर्ड्स, पुराने वर्ड्स सीखेंगे, और यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि चीजें इतनी मुश्किल नहीं है। कंडीशनल्स होता क्या है? देखिए, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं या बेसिकली कहीं भी शॉप करने आते हैं तो आप देखते होंगे यहाँ पे अप टू 50% ऑफ, और ऊपर एक एस्ट्रिक्स, वो सितारा बना देते हैं वो लोग। तो वो नीचे आप देखेंगे तो होता है कंडीशन सप्लाई। जिस चीज पे आप हाथ रखेंगे जाके वो कहेंगे सर इस पे तो छूट नहीं है, ये अभी अभी आया है, दिस इज जो ये वैसा सामान है जो बिल्कुल न्यू अराइवल है। तो कंडीशन क्या है कि न्यू अराइवल पे कोई भी छूट नहीं है, जो पुराना स्टॉक है उस पे हम अप टू 50% देते हैं, विच मींस इट कैन वेरी वेल बी जस्ट 2%, अप टू है, तो इसीलिए वो सितारा लगाते हैं कि कंडीशंस अप्लाई हैं। वो कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं, अगर वो शर्तें जो हैं वो मंजूर हैं, तो फिर आपको वो छूट मिलती है। तो कंडीशन क्या हो गया? Conditional sentences consider imagined or uncertain situations and the possible results of these situations. The most common types of conditional sentences involve if. ये कहता है भाई conditions, जो conditional sentence होते हैं वो क्या कहते हैं? कोई imagined situation है या कोई uncertain situation है जो कि पक्की नहीं है, वो situations और उनके जो भी possible results हैं, जो consequences हैं, उनको ये express करता है। And the most common type जो है कंडीशनल सेंटेंसेस का, वो कंटेन करता है द वर्ड इफ, जिसकी हिंदी है अगर। तो अगर ये करोगे तो वो होगा, तो उसके होने की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है? ये करना। तो इफ वाले सेंटेंस को हम अपना बेस बना के तब हम कंडीशनल्स पढ़ते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि व्हेन भी यूज होता है, तो इन 1 or 2 एग्जांपल्स वी आल्सो बी यूजिंग व्हेन। बाय द वे, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। सीधी सी बात है, वो सेंटेंसेस जिसमें कोई कंडीशन रखी हो, जिसमें कोई शर्त रखी हो, तो वो कंडीशनल हो जाता है। और सबसे कॉमन इफ शब्द का इस्तेमाल होना, तो इफ के बेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस है, इफ वी गेट द वैक्सीन बाय फरवरी वी विल गो ऑन अ वर्ल्ड टूर। तो अब क्या है कि वर्ल्ड टूर पे आप जाना चाहते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि फरवरी तक आपको वैक्सीन मिल जाए। अगर फेब तक वैक्सीन मिल गई तो हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे, अगर फेब तक वैक्सीन नहीं मिली तो हम वर्ल्ड टूर पे नहीं जाएंगे। तो कंडीशन क्या है वर्ल्ड टूर पे जाने की? वैक्सीन का मिल जाना। कब तक? फरवरी तक। इफ यू गेट द वैक्सीन बाय
फरवरी। अगर फरवरी तक वैक्सीन मिल जाती है तो हम वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ सेंटेंस व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज अ कंडीशनल सेंटेंस। टाइप पढ़नी शुरू करते हैं। जैसा सिनॉप्सिस में देखा था, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल एंड जीरो कंडीशनल। तो पहला आया हमारे सामने पॉसिबल। अब पॉसिबल का मीनिंग क्या है? पॉसिबल माने वो होता है जो हो सकता है। इफ अ थिंग इज पॉसिबल इट मींस कि वो हो सकती है। तो पॉसिबल कंडीशन में भी क्या है कि आप अभी देखेंगे कि जो शर्त है वो पूरी की जा सकती है। इट इज पॉसिबल टू फुलफिल दैट कंडीशन। और यदि आप वो कंडीशन पूरी करते हैं तो जो रिजल्ट है वो भी पॉसिबल है। तो दोनों तरफ से चीजें पॉसिबल हैं। दैट इज व्हाई इट हैज बीन टर्म्ड एज अ पॉसिबल कंडीशनल। द पार्ट स्ट्रक्चर क्या है इसका? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद इफ इज केप्ट इन सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड द अदर पार्ट इज केप्ट इन सिंपल फ्यूचर एंड यूजेस मॉडल ऑक्सिलरीज लाइक विल, मे, कैन या फिर शैल। देखिए दो हिस्सों में बटा हुआ सेंटेंस हमारा, एक इफ क्लॉज है और एक दूसरा पार्ट है। ये कहते हैं भाई जो इफ वाला पार्ट है, जो सेंटेंस इफ के साथ है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा और जो दूसरा है वो सिंपल फ्यूचर में जाएगा। उसके लिए आप कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज विल, मे, कैन या फिर शैल। आई थिंक सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे ओके भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, पूरा बंडल बना दिया है और मेरे ख्याल से आप भी यही करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई जितनी पढ़ाई, जितनी मेहनत कर सकें उतनी कर सकते हैं या करें। और अगर करेंगे तो आगे का सपना ये है कि भाई नोटों में खेलेंगे। तो यहां पे ये नोटों में खेलने की एक कंडीशन है, वो कौन सी है? वो ये वाली है। अब इस पे बेस्ड हम एक सेंटेंस देखते हैं जो कहता है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। आप सक्सीड कर जाएंगे, आपको सक्सेस मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी अगर आप मेहनत करते हैं। तो सफलता की कंडीशन क्या है? मेहनत। लेकिन एक बात बताइए, क्या मेहनत कर सकते हैं? देखिए करें या ना करें वो बात नहीं है, बात यह है कि कर सकते हैं कि नहीं। इज इट पॉसिबल और नॉट? तो पॉसिबल तो है, और बाकी तो बहाने 70 हैं कि आज बहुत सर्दी है, आज बहुत गर्मी है, आज सरदर्द हो रहा है, आज घर में फंक्शन है, परसों यहां जाना है, नरसों उनको लेके आना है। बहाने बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आप कभी ईमानदारी से सोचें तो आप ये नहीं कह सकते कि मेहनत मैं कर ही नहीं सकता। मेहनत कर सकते हैं, पॉसिबल है। करें ना करें वो भी डिस्कस नहीं हो रहा है। बात डिस्कस हो रही है कि मेहनत कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। और अगर मेहनत कर सकते हैं तो सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिल सकती है। तो दोनों चीजें पॉसिबल हो गई। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। अब देखिए सेंटेंस को हमने फ्लिप कर दिया। जो इफ वाला पार्ट था वो आगे से हटा के पीछे की तरफ कर दिया। लेकिन आप देखो बेटा, कोई भी चेंज स्ट्रक्चर में या मीनिंग में नहीं आया है। वो कह रहा है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इफ के साथ यू वर्क हार्ड, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू विल सक्सीड, फ्यूचर डाला और विल का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने क्या बोला था? विल, शैल, मे या फिर कैन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड। अब ये कह रहा है, सेम चीज कह रहा है, बस इसने सेंटेंस फ्लिप कर दिया है, इफ वाला पार्ट पीछे कर दिया है। तो कोई भी मीनिंग में परिवर्तन नहीं है, कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो एक चीज, इफ पहले भी आ सकता है और इफ दूसरे हिस्से में भी आ सकता है, मीनिंग सेम रहेगा, स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा। यू वर्क हार्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, यू विल सक्सीड फ्यूचर में, और विल, शैल, मे, कैन में से यहां पे विल रखा हुआ है। तो ये हो गया हमारा पॉसिबल कंडीशनल, जिसको बुक्स में फर्स्ट कंडीशनल कह देते हैं। इफ द वेदर इज नाइस वी विल गो फॉर अ वॉक। इफ यू डोंट अपोलोजाइज शी विल नेवर ट्रस्ट यू अगेन। देखिए इफ द वेदर इज नाइस, इफ यू डू नॉट अपोलोजाइज, प्रेजेंट में चले आ रहे हैं, वी विल गो फॉर अ वॉक, विल, शी विल नेवर ट्रस्ट, शी विल। तो इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल, मेन क्लॉज फ्यूचर सिंपल चला आ रहा है। The first conditional refers to the present and future. It expresses a possible condition and its probable result in the future. तो दोनों चीजें यहां पे पॉसिबल हो जाती हैं। ये हमारा पॉसिबल कंडीशन हो जाता है। आई होप कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दो चीजें याद रखनी है बस आपको। इफ के साथ जो पार्ट है सेंटेंस का, इफ क्लॉज, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और जो
मेन क्लॉज है वो आपका सिंपल फ्यूचर में जाता है, विल, शैल, मे, कैन के साथ। दूसरी चीज, जरूरी नहीं है कि सेंटेंस की शुरुआत इफ से हो, इफ वाला हिस्सा आप सेकेंड हाफ में भी रख सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट वन, दैट इज अ पॉसिबल कंडीशनल। इसको पॉसिबल मैं क्यों बुलाता हूं? क्योंकि इसमें दोनों चीजें पॉसिबल है। आपका मेहनत करना पॉसिबल है, और अगर मेहनत करते हैं तो सक्सेस मिलनी भी पॉसिबल है। बहुत ही बुरी किस्मत हो तो बात अलग है, बट अगर नॉर्मल किस्मत भी है तो मेहनत से सक्सेस मिल जाती है। सेकंड, इम्पॉसिबल। अब इसमें साफ लिखा हुआ है यार इम्पॉसिबल है। अभी तक क्या था, मामला पॉसिबल चल रहा था, अब ये कह रहा है इम्पॉसिबल, विच मीन्स क्या, उन्हीं दोनों चीजों को आप बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। अब ना ही कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं, ना ही वो शर्त पूरी कर सकते हैं, और चूंकि शर्त पूरी नहीं कर सकते तो अब वो रिजल्ट भी नहीं मिलने वाला है। तो दोनों ही चीजें क्या हो गई? दोनों ही चीजें नामुमकिन हो गई हैं, इम्पॉसिबल हो गई हैं। स्ट्रक्चर हम दो बार देखते हैं, पहले और बाद में, दोनों बार। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद इफ is kept in past perfect tense। past perfect tense and वो had, भाई perfect tense कैसे बनता है? has, have, had के साथ, तो past perfect had के साथ बनता है। The part of the sentence with if is kept in past perfect tense and the other part is in perfect conditional and uses modal auxiliaries like would, could, should, might combined with have। Please make a note that have is used only in impossible कंडीशनल। कुल मिला के बात यह है कि जो इफ वाला क्लॉज है वो रहता है पास्ट परफेक्ट में, और जो दूसरा है उसमें आप वुड, कुड, शुड, माइट यूज करते हैं, लेकिन हैव के साथ। और ध्यान ये रखना है कि हैव का इस्तेमाल सिर्फ इम्पॉसिबल कंडीशनल में हो रहा है। चार टाइप्स के हैं, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्प्रॉबेबल एंड जीरो। सिर्फ इम्पॉसिबल में हम हैव का इस्तेमाल कर रहे हैं मेन क्लॉज में। वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव, माइट हैव। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इसको मार्क जरूर कर लीजिएगा। जितने भी पेन है आपके पास, लाल, पीले, नीले, गुलाबी, सबसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये चीज छूटनी नहीं चाहिए। ऑलराइट, ये भाई हाय हेलो हुआ, आजकल तो व्हाट्सएप पे सोच समझ के चलिएगा, कभी कभी उसी को सबूत पेश कर दे रहे हैं। हाय हेलो ऑन फॉर अ पार्टी टुनाइट। भाई अब ये बात चल रही कि आप पार्टी वार्टी चलते हैं, ठीक है, तो एक ऑप्शन आपके पास ये है। अभी पहले क्या था, जो पहला कंडीशन आया था उसमें था भाई इफ यू वर्क हार्ड। तो किताबें रखी हुई हैं, भाई पढ़ रहा है और सपने देख रहा है एक दिन यार अमीर बनूंगा, पैसे कमाऊंगा, ये रास्ता है। ये दूसरे लोग हैं, ये हाय हेलो करके पार्टी पे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है, एग्जाम आया, एग्जाम दे दिया आपने, और एग्जाम के बाद जब रिजल्ट आया तो हालत कुछ ये हो जाती, काश मैं पढ़ लेता, ठीक है। अब आप ये बताओ, एग्जाम तो हो चुका है, रिजल्ट तो आ चुका है, क्या ये पॉसिबल है, मुमकिन है कि आप वापस समय को घुमा के चले जाएं पीछे पिछले साल और मेहनत कर लें, और उस मेहनत का रिजल्ट अब जो आ रहा है, जो आया है, ये बदल जाए और आप सक्सेसफुल हो जाएं? इज इट पॉसिबल? नो, इट्स नॉट। आपका कंडीशन फुलफिल करना मेहनत वाली, वो भी पॉसिबल नहीं है, वो समय निकल गया। और अगर मेहनत करके अगर मेहनत करना ही पॉसिबल नहीं है तो जो रिजल्ट आया है वो भी अब कोई बदलाव नहीं सह सकता। तो कुल मिला के मेहनत करना भी इम्पॉसिबल हो गया और रिजल्ट आपके फेवर में आना भी इम्पॉसिबल हो गया। तो दोनों पार्ट ऑफ सेंटेंस इम्पॉसिबल हो जाते हैं। दैट इज वाई ये कंडीशन को नाम दिया इम्पॉसिबल कंडीशनल। एग्जाम्पल, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव सक्सीडेड। अभी क्या था, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, आगे की बात कर रहा था। ये कह रहा है इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव सक्सीडेड, अगर मेहनत की होती तो सक्सेस मिल गई होती। कुछ इस तरह से सेंटेंस ये बनता है हमारा, ठीक। स्ट्रक्चर क्या था, इफ क्लॉज के साथ उन्होंने बोला था पास्ट परफेक्ट रहेगा, ऐसा है, इफ आई हैड वर्कड हार्ड, हैड वर्कड हार्ड, पास्ट परफेक्ट। दूसरा कहता है आई वुड हैव सक्सीडेड, तो दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास, वुड, कुड, शुड, माइट और हैव के साथ परफेक्टली ऑलरेडी यहां पे चीजें रखी हुई हैं। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव सक्सीडेड। फ्लिप कर लेते हैं, आई वुड हैव सक्सीडेड इफ आई हैड वर्कड हार्ड। सेम चीज, बस इफ क्लॉज को आपने फ्लिप करके पीछे कर दिया। तो इस पर डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, अब कोई जरूरत नहीं है, आपको बात समझ आ गई होगी। स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं। दिस इज द थर्ड कंडीशनल, अभी हमने फर्स्ट पढ़ा था, नाउ दिस इज कॉल्ड द थर्ड कंडीशनल। ये क्या कहता है कि वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल मेन क्लॉज प्लस पास्ट परफेक्ट इफ क्लॉज, तो ये तो पढ़ चुके हैं। यूसेज, अ पास्ट एक्शन दैट डिड नॉट हैपन एंड इट्स इमेजिनरी रिजल्ट इन द पास्ट। एक पास्ट एक्शन जो कि नहीं हुआ,
मेहनत करनी थी लेकिन नहीं की। अगर कर लेते तो उसका एक इमेजिनरी रिजल्ट होता सक्सेस वाला, जो कि अब नहीं हुआ है। ठीक, तो ये क्या कर रहा है, अ पास्ट एक्शन दैट डिड नॉट हैपन एंड इट्स इमेजिनरी रिजल्ट। एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल्स और है हमारे सामने। शी वुड हैव बिकम अ टीचर इफ शी हैड गॉन टू यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या हुआ, एक पास्ट एक्शन जो कि नहीं हुआ, वो यूनिवर्सिटी नहीं गई। अगर यूनिवर्सिटी जाती तो टीचर बन जाती। अब क्या है, इम्पॉसिबल। इफ दे हैड स्टडीड दे वुड हैव पास्ड एग्जाम। स्टैंडर्ड है बिल्कुल, 80-90% के साथ यही जो है कंडीशनल काम करता है। अगर मेहनत कर ली होती, अगर पढ़ाई कर ली होती तो एग्जाम पास कर गए होते। तो दिस इज थर्ड कंडीशनल और इम्पॉसिबल। आई मीन मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से अपने दिमाग में मैंने बिठा रखा है कि पहला वाला पॉसिबल है क्योंकि दोनों चीजें मुमकिन है, दूसरा वाला इम्पॉसिबल है क्योंकि इसमें कोई भी चीज मुमकिन अब नहीं है। ना मेहनत करना पीछे जाके मुमकिन है और ना ही वो रिजल्ट बदल लेना अब मुमकिन है। देन वी हैव इम्प्रॉबेबल कंडीशनल। अच्छा बेटा, आपने आई थिंक मैथ तो पूरा हिंदुस्तान पढ़ता है, एक लेवल तक सभी पढ़ते हैं, तो एक टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी। वो कुछ लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और कुछ लोगों के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ता है। 0 to 1 प्रोबेबिलिटी होती है। तो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर थोड़ा प्रोबेबल वर्ड इम्प्रोबेबल वर्ड पे डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, बाय द वे इसमें दो स्ट्रक्चर्स हैं, इम्प्रोबेबल कंडीशनल के दो स्ट्रक्चर्स हैं। तो कुल मिला के 4 टाइप्स हो गई हमारी, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्प्रोबेबल और 0। 4 टाइप्स और 5 स्ट्रक्चर्स। अच्छी बात क्या है कि अगर आपको स्ट्रक्चर्स ये समझ में आ गए हैं और आपको याद है, तो इफ बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो मुश्किल से 2-3 सेकंड लगेगा आपको उसको सॉल्व करने में कि वो गलत है या सही है। या फिर अगर वो कहते हैं एरर फाइंड करिए, तो प्रिसाइजली 2-3 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं एरर कहां पे है, क्योंकि स्ट्रक्चर सेट है। अच्छी बात क्या है कि ये स्ट्रक्चर डेफिनेट है, यहां पे आपको गेस वर्क नहीं करना है। कई सारे जैसे एडवर्ब है, एडवर्ब कहता है प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब, तो उसमें वो जनरली वर्ड का यूज करते हैं कि जनरली ऐसा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यार कहीं कहीं ऐसा करेंगे, कहीं कहीं पे ऐसा नहीं होगा। ये कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है। विद कंडीशनल्स कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेट स्ट्रक्चर्स हैं। अगर वो आपको पता है और वो आपको याद है तो एग्जाम में 2-3 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एरर आइडेंटिफाई करने में आपको। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 फॉर इम्प्रॉबेबल, ये कहता है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद इफ टेक्स अ प्लूरल वर्ब विद अ सिंगुलर सब्जेक्ट एक्सेप्शन टू द स्टैंडर्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल। देखिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। बॉय प्लेज क्रिकेट, बॉयज प्ले क्रिकेट, तो आपने बॉय के साथ प्लेज यूज किया और बॉयज के साथ आपने प्ले यूज किया। तो पहला सिंगुलर सब्जेक्ट था बॉय, तो हमने वर्ब सिंगुलर फॉर्म में रखा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा बॉयज प्लूरल फॉर्म में था, तो हमने वर्ब प्लूरल फॉर्म में रखा। ये स्टैंडर्ड रूल है, SSPP, सिंगुलर सिंगुलर, प्लूरल प्लूरल। यहां वो कह रहे हैं कि भाई ये एक्सेप्शन है, ये अपवाद है उस रूल का। यहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन वर्ब उसके साथ प्लूरल आता है। अब एग्जांपल देखेंगे और क्लैरिटी आ जाएगी। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद इफ टेक्स अ प्लूरल वर्ब and a singular subject, exception to the standard subject verb agreement rule. And the other part is in present conditional and uses modal auxiliaries like would, could, should, might, do, not, use, have. बोल्ड में लिखा है, कैपिटल में लिखा है, have का इस्तेमाल improbable में मत करिएगा, वो impossible में होता है। Alright? अच्छा, ये अब आपकी probability लाइन है, 0, 1, 4, half, 3, 4 and 1. इम्पॉसिबल इवेंट 0 प्रोबेबिलिटी, इक्वली लाइकली इवेंट्स आधा आधा हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और सर्टेन इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 मार्क किया हुआ है। अब देखिए दो चीजें हैं यहां पे, वाई स्ट्रक्चर 1 एंड वाई स्ट्रक्चर 2। एक बात है कि चीज पॉसिबल है लेकिन प्रोबेबल नहीं है, मतलब ऐसा हुआ है, ऐसा होता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन भाई होने की संभावना आज बहुत कम है। जैसे एक ओवर में 6 छक्के पड़ते हैं और पड़े भी हैं, और आगे भी कोई ना कोई बैट्समैन आएगा जो एक ओवर में 6 छक्के मारेगा। लेकिन मान लीजिए नंबर 11 बैटिंग कर रहा हो, जो हमारा लास्ट बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहा हो, और उधर से उनका जो ओपनिंग बॉलर है वो बॉलिंग कर रहा हो, तो पॉसिबिलिटी तो है कि भाई बल्ला घुमाया और पड़नी शुरू हो गई, लेकिन इसके होने की संभावना बहुत कम है कि वो नंबर 11 का जो बल्लेबाज है हमारा वो 6 छक्के मार पाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है,
पॉसिबल है लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। दूसरी बात, एक ऐसी चीज जो आप एक विश करते हैं कि ऐसा अगर होता और जिसकी होने की संभावना नहीं है, तो वो वैसे ही इम्पॉसिबल है, और वो चूंकि विश है तो उसको हम इम्प्रोबेबल में डाल के बात करते हैं। तो दो स्ट्रक्चर है बेटा इसीलिए हमारे लिए। ये हमारा पहला था जहां पे इफ के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा पार्टी सिर्फ वुड, कुड, शुड, माइट के साथ जा रहा है, हैव का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये देखिए द फेमस हेलीकॉप्टर शॉट। नहीं, ये हेलीकॉप्टर नहीं है, आई थिंक ये वर्ल्ड कप का लास्ट, जो वर्ल्ड कप ने जीता था उसका लास्ट स्ट्रोक है ये, जो 6 मार के महेंद्र सिंह धोनी ने जिताया था। खैर अब तो रिटायर हो गए, मेंटोर टीम के साथ गए थे, और कुछ खास अब उस पर बात करने का मन नहीं करता है जो हुआ। एनीवे, ये कहते हैं, एक सेंटेंस ऊपर लिखा है, इफ आई वर एमएसडी, अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी होता। ठीक है, हर आदमी जो है, जब कोई बड़ा आदमी कुछ फैसले लेता है और अगर वो गलत हो जाते हैं तो फिर हर आदमी को लगता है कि मैं होता तो कुछ और ही कर लेता, सही कर लेता, ऐसा करता वैसा करता। अब कैच क्या है यहां पे, ये कह रहा है अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी होता तो भाई इस जन्म में तो नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक बस विश है, ये एक विश है जो कि हाईली इम्प्रोबेबल है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे स्ट्रक्चर देखिए जरा, इफ आई वर, सब्जेक्ट क्या है, आई विच इज सिंगुलर, और वर्ब क्या यूज किया, वर विच इज प्लूरल। भाई अगर आप कहते हैं कि कल मैं बॉम्बे में था, तो आप कहते हैं आई वॉज इन बॉम्बे, यस्टरडे आई वॉज इन बॉम्बे। आई के साथ वॉज का इस्तेमाल कर रहे हैं बाय द वे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां क्या किया, इफ आई वर एमएसडी, तो आई के साथ इस्तेमाल किया आपने वर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किया आपने प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बात ये ठीक हो गई। ऑलराइट, अब वो सेंटेंस पूरा हुआ यहां पे। ये कहते हैं इफ आई वर एमएसडी आई वुड रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी होता तो मैं सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेता। ठीक है, मतलब पहले का सेंटेंस है, अब तो रिटायर हो ही चुके हैं। थिंग इज, पहला पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इफ आई वर एमएसडी, अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी होता। ठीक है, आई वुड, दूसरा पार्ट सिर्फ वुड बोल रहा है, हैव का इस्तेमाल नहीं हुआ है यहां पे। सो इफ आई वर एमएसडी आई वुड रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। सभी लोग ज्ञानी हो जाते हैं तो दूसरे के लिए फैसला अपने लिए नहीं ले पाते हैं, दूसरे के लिए फैसला लेने में बहुत आगे रहते हैं। अगर मैं होता मैं ऐसा कर देता। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये आपका इम्प्रॉबेबल कंडीशनल नंबर 1 हो जाता है। बेटा बात याद रखने वाली क्या क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड सेकेंड हाफ ओनली वर्ड, कुड, शुड, माइट, नो यूज ऑफ हैव। Past simple and present conditional, imaginary situations in the present or future. If I won $1 million, I would buy a new car. If I were you, I would quit smoking. अभी हमने दूसरा वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है, If I were you, I would quit smoking. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं स्मोकिंग छोड़ देता। दिक्कत की बात क्या है कि मैं तुम्हारी जगह हो नहीं सकता। ऑलराइट, हाँ भाई, ये एक बहुत ही फेमस क्लासिकल डांस नंबर है, पंख होते तो उड़ आती रे। मेरे ख्याल से एक पिक्चर थी बहुत पहले, मेरी भी पैदाइश के पहले शायद आई थी, झनक झनक बाजे पायल, या फिर जस्ट बात आई होगी। तो उसमें एक बहुत ही ये डांस नंबर है, पंख होते तो उड़ आती। अभी आप सेंटेंस पढ़ो यार, पंख होते तो उड़ आती रे। भाई आज तक कोई लड़की देखी इसके पंख हो, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो उड़ती हुई चली आ रही है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक विश है कि अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ के आ जाती। ठीक, अच्छा, जैसे कि अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी होता, वही बात यहां पे आ गई है। एक शायद एक पोएम भी है, यस, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर, सेम स्ट्रक्चर, इफ आई वर अ बर्ड I'd sing a song and fly around the whole day long, and when it was dark I'd go to rest up in my cozy little nest. बिल्कुल नर्सरी की राइम है, लेकिन देखिए ग्रामर यहां भी यूज हुआ है और कंडीशनल इस्तेमाल की गई है, उसका स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड सिंग अ सॉन्ग एंड फ्लाई अराउंड द होल डे लॉन्ग। तो चाहे तो पंख होते उड़ाती रे से याद रख लीजिए, इफ आई वर अ बर्ड, या फिर इस नर्सरी राइम से याद कर लीजिए, जो कि बहुत ही सिंपल है।
एक बात आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, स्ट्रक्चर नहीं अगर याद हो रहा है तो कम से कम सेंटेंसेस तो याद हो गए होंगे। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव सक्सीडेड, इफ आई वर महेंद्र सिंह धोनी आई वुड रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई ऑल डे लॉन्ग। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल्स भी याद रह गए तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होने वाली है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमको कष्ट होता है याद रखने में कि पास परफेक्ट था, ये था, वो था। बेस्ट क्या है, आप 5 एग्जाम्पल्स याद करें, भाई 5 स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, आप 5 एग्जाम्पल्स याद कर लीजिए और फिर उन्हीं को टैली करते रहिएगा कि हमारा जो कंडीशनल है वो क्या ये सारे कंडीशनल में से कोई हिस्सा बिल्कुल करेक्ट वे में यूज कर रहा है, नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है तो सेंटेंस गलत है और एरर फाइंड करने भी आसानी रहेगी। तो मैंने तो एग्जाम्पल्स 5 ही रटे हुए हैं। If you work hard, you will succeed. If I had worked hard, I would have succeeded. If I were MSD, I would retire from all forms of cricket. तो ये तो हमारे 3 स्ट्रक्चर्स अभी तक जो पढ़े उनके 3 एग्जाम्पल्स मैंने रट्टा मारा हुआ है। If I were a lion, I would hunt. भाई ये शेर होता, अब क्या क्या चांस है इस जन्म में आप तुरंत जानवर बन जाओ और जानवर में भी शेर बन जाए, ठीक है? नहीं है, improbable. All right. Structure number 2. The part of the sentence with if is kept in simple past tense. वहां पे ऐसा ही था लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया गया था। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंपली कह रहा है द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद इफ इज kept in simple past tense and the other part uses modal auxiliaries like would, could, should, might, again bold and caps, do not use, have. इसमें if के साथ सिंपल पास्ट जा रहा है, ऑलराइट, और दूसरे पार्ट में would, could, should, might जा रहा है और have का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऑलराइट, ये एक भोजपुरी रैप सॉन्ग था, मुंबई में बम्बई में काबा, ऑलराइट, और काफी सेंसिटिव सॉन्ग था, काफी अच्छा लिखा हुआ था, काफी अच्छा परफॉर्म किया हुआ था। और ये जो सॉन्ग था वो एक्चुअली जो लोग अपने अपने गांव को, अपने अपने छोटे शहरों को छोड़ के बड़े शहर में जाके रहने लगते हैं और वहां पे कोशिश करते हैं कुछ जिंदगी में सुधार आए, उनकी जिंदगी को लेके ये लिखा गया था। और ये कुछ सिचुएशन थी जब हमारा पहला लॉकडाउन लगा था, जब ये लोग जो काम करने गए थे बड़े शहरों में और वहां से ये वापस चले आ रहे थे जब कोविड लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। तो बहुत ही कहानियां जो कि कुछ दर्द भरी थी, कुछ इंस्पिरेशन के साथ थी कि लोगों ने 1000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर पैदल चले हैं या साइकिल चलाई है और वापस अपने घर पहुंचे हैं। तो ये सब कहानियां थी, इनको हमने टर्म दे दिया था इमिग्रेंट्स, कि भाई देश के एक कोने से दूसरे कोने पहुंच के वहां काम कर रहे हैं इमिग्रेंट्स हैं, तो दे वर वॉकिंग बैक, ठीक है। अब इमेजिन करिए, क्या हम मैं और आप कभी सोच सकते हैं कि हम इतना पैदल चलेंगे 1000 किलोमीटर? जस्ट इमेजिन, हमसे 10 नहीं चला जाता। ये लोग 1000-1500 किलोमीटर चल के वापस अपने घर आ रहे थे। ऑलराइट, अब देखिए इसमें एक चीज आती है कि क्या हम 1000 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं? तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, लेकिन क्या हम पैदल चलेंगे? ये पॉसिबल, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, जब तक ऐसी सिचुएशन ना आ जाए, जब तक बात जान पे ना बन जाए या आपको लगे कि बात जान पे बन गई है, तब तक हम लोग ऐसी हरकत नहीं करेंगे कि हम पैदल चल दिए और 1000-1500 किलोमीटर चल के वापस घर आ गए, ठीक। तो ये क्या पॉसिबल है, क्योंकि इन लोगों ने करके दिखाया। अब हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हुआ है तो भाई ऐसा हो तो सकता ही है, लेकिन क्या हम ऐसा करेंगे, उसकी संभावना थोड़ी कम हो जाती है। If we walked 25 kilometers per day towards Delhi, we would reach the city in 20 days. मान लीजिए हमारा शहर दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर है, तो भाई रोज 25 चलोगे तो 20 दिन में दिल्ली पहुंच जाओगे। बट क्या ऐसा करेंगे? आई डोंट थिंक। ट्रेन ले सकते हैं, बस ले सकते हैं, अगर फ्लाइट कनेक्टिविटी है तो प्लेन ले सकते हैं। टाइम बचाना है, एनर्जी भी बचानी है। अगर पेमेंट कैपेसिटी है, अगर पेइंग कैपेसिटी है तो आप टैक्सी, बस, ट्रेन, प्लेन कुछ भी ले सकते हैं, ठीक। कुल मिला के पैदल चलना लास्ट ऑप्शन है। फाइन, पैदल चल सकते हैं, 20-25 किलोमीटर रोज चल सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा होना नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसकी होने की संभावना नहीं है। ऐसा हो सकता है लेकिन संभावना बहुत
कम है। अब स्ट्रक्चर देखिए, इफ वी वॉक्ड 25 किलोमीटर्स, तो वॉक क्या हो गया, वॉक आपका सिंपल पास्ट में चला गया। पर डे टुवर्ड्स दिल्ली वी वुड हैव नहीं है बेटा यहां पे, वी वुड रीच द सिटी इन 20 डेज। अब आया फाइनली हमारे पास जीरो कंडीशनल। तो 1 था, फिर 3 आया, फिर 2 आया और अब जीरो कंडीशनल। ये कहता है द जीरो कंडीशनल इज यूज्ड फॉर व्हेन द टाइम बीइंग रेफर्ड टू इज नाउ और ऑलवेज। हम उस समय की बात कर रहे हैं जो अभी है या हमेशा होता है। एंड द सिचुएशन इज रियल एंड पॉसिबल। और जो सिचुएशन है बेसिकली जैसे आपके साइंटिफिक चीजें हो गई जो। द जीरो कंडीशनल इज ऑफन यूज्ड टू रेफर टू जनरल ट्रुथ्स। The tense in both parts of the sentence is the simple present. In zero conditional sentences, the word if can usually be replaced by the word when without changing the meaning. और zero conditional में आप if को हटा सकते हैं, when लगा सकते हैं, मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। हिंदी में बस अगर के बदले जब हो जाएगा। ऑलराइट, एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू हीट आयरन इट मेल्ट्स। इफ यू हीट आयरन, यू हीट आयरन सिंपल प्रेजेंट, इट मेल्ट्स सिंपल प्रेजेंट। और ये जो है ना एक जनरल ट्रुथ है, अगर आप लोहे को गरमाएंगे तो लोहा पिघलना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, तभी तो कहते हैं ना कि लोहा गर्म है हथौड़ा मार दो, क्योंकि लोहा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, पिघल चुका है। तो उसको अगर आप हथौड़ा मारेंगे तो वो उस शेप में आ जाएगा जिस शेप में आप उसको चाहते हैं शायद। ऑलराइट, तो ये जनरल ट्रुथ है, एक साइंटिफिक चीज है जो कि प्रूव हो चुकी है। इफ यू हीट आयरन इट, हाँ एक सर्टेन डिग्री पे हीट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मतलब गैस पे रखा हो पिघल जाएगा, ठीक है। एक फर्नेस होता है, वहां पे उसको पिघलाना होता है। ऑलराइट, व्हेन इट रेन्स द ग्रास गेट्स वेट। भाई मैदान है, बारिश होगी तो घास गीली हो जाएगी। दोनों चीजें पॉसिबल है, जनरल ट्रुथ है ये तो। ऐसा थोड़े कि बारिश ऊपर से गिरी और 3 इंच पहले रुक गई और जमीन को नहीं हिट किया तो ग्रास इज ड्राई, ऐसा नहीं होता है। राइट, पानी गिरा तो घास गीली हो जाती है। ऑलराइट, इफ इट रेन्स सिंपल प्रेजेंट, इट रेन्स, द ग्रास गेट्स वेट अगेन सिंपल प्रेजेंट। 2 एग्जांपल्स ऑफ जीरो कंडीशनल। यू गेट वाटर इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगेन साइंटिफिकली प्रूवन है। भाई H2O ये फॉर्मूला है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलाया आपने तो आपको पानी मिल जाता है। ठीक, पॉसिबल है। इफ यू गेट वाटर सिंपल प्रेजेंट, इफ यू मिक्स अगेन सिंपल प्रेजेंट एंड अ जनरल ट्रुथ। तो भाई पॉसिबल हो गया, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। इम्पॉसिबल हो गया, इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव सक्सीडेड। Improbable हो गया, if I were MSD I would retire from all forms of cricket. If I were a bird I would fly, I would sing all day. If we walked 25 kilometers towards Delhi we would reach the city in 20 days. और finally, if you heat iron it melts. अगर आप ये 5-6 सेंटेंसेस मन में बिठा लें, इनको याद कर लें, तो कंडीशनल में कभी भी कष्ट नहीं आने वाला है आपको। सारे सेंटेंसेस, चाहे वो करेक्ट सेंटेंस ढूंढना हो या किसी सेंटेंस में एरर आइडेंटिफाई करना हो, आप बिल्कुल आसानी से काम कर सकते हैं। बाय द वे, कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस क्या है, आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अचानक से तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और फंडामेंटल वही है, कुछ भी अगर सीखना है और बेहतर तरीके से उसको करना है तो प्रैक्टिस तब तक करते रहिए जब तक गलत होने की संभावना समाप्त हो जाए। क्योंकि 100 में से 30 बार सही होने से काम नहीं चलेगा, 100 में से 100 बार सही होने से काम चलेगा। और ये तभी अचीव होगा जब काफी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास जिसे कहते हैं। ऑलराइट, और ये अब जैसा मैंने शुरू में कहा था कि भाई एक प्रॉब्लम हमारी वोकैबुलरी की है, जिसको थ्रू रीडिंग आप सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। और बाकी क्या है कि रूट वर्ड्स के थ्रू, ये व्हेन द रूट इज डीप देयर इज नो रीजन टू फियर द विंड। अगर जड़ें मजबूत हैं तो हवा से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपको रूट वर्ड्स पे कमांड है, रूट वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है, तो बहुत सारे वर्ड्स तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे उनकी मीनिंग। और जो नहीं याद होते हैं उनको एटलीस्ट आप अपना दिमाग चला के, या रूट वर्ड ये है तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है,
सफिक्स हैं, प्रीफिक्स हैं, इस तरह अगर आपको ये 3-4 चीजें याद हो जाती हैं तो आप बहुत सारे वर्ड्स की मीनिंग निकाल सकते हैं। सारे तो नहीं, लेकिन बहुत सारे। ऑलराइट, तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा रूट वर्ड्स देखे जाएं, थोड़ा देखा जाए होता क्या है यार ये। अब एक रूट वर्ड आया एम्बुल, इसका मीनिंग है टू वॉक। अब सीधी सी बात यह है, जिस भी शब्द में AMBUL आपको दिखाई पड़े आगे पीछे दाएं बाएं, आप तुरंत समझ जाएं कि ये वॉकिंग से रिलेटेड है, चलने से रिलेटेड है। इस शब्द का मीनिंग कहीं ना कहीं चलने से रिलेटेड हो जाएगा। सो अब क्या है ना, एम्बुल के साथ तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, या तो उनको एक एक करके याद करें या एम्बुल याद कर लें, फिर उन वर्ड्स को याद करें, तो वो वर्ड्स बेहतर आपको याद हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे सिस्टम में। तो एम्बुल देख लेते हैं एक बार। एम्बुलेटरी, रिलेटिंग टू और अडेप्टेड फॉर वॉकिंग। अगर कुछ एम्बुलेटरी है तो वो चलने से रिलेटेड है। एम्बुल, AMBLE, वॉक एट अ स्लो रिलैक्स्ड पेस। अगर एम्बल कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे आराम से इत्मीनान से चल रहे हैं, हड़बड़ी नहीं है। इट्स नॉट ब्रिस्क वॉक, इट इज अ स्लो रिलैक्स्ड वॉक। एम्बुलेंस, अ व्हीकल इक्विप्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग द इंजर्ड और सिक। अब यहां भी देखिए मूवमेंट है। एम्बुलेंस एक व्हीकल है जो कि सिक को ट्रांसपोर्ट करता है, गाड़ी चलती है और चला के कहीं ले जाती है। somnambulist, a person who walks around while sleeping। इसमें देखिए दो चीज है, एक तो है सॉम, दिस इज फॉर स्लीपिंग, और एक है अपना एम्बुलिस्ट, ये चलने वाला है। दोनों को जोड़ दिया तो मीनिंग क्या निकला, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता हो। शायद आपने पढ़ा हो सचिन तेंदुलकर 16 साल की उम्र में इंडियन नेशनल टीम में आ गए थे, और आई थिंक ये शायद उसके पहले की कहानी होगी, मेरे ख्याल से सौरव गांगुली सर ने सुनाई कि रूममेट्स थे, रात को आंख खुली तो देखा कि ये भाई साहब चलते जा रहे हैं, और थोड़ा करीब जाके देखा तो देखा कि नींद में चलते जा रहे हैं। ही वॉज वॉकिंग इन हिज स्लीप। तो ये क्या हो गया, अ पर्सन हु वॉक्स अराउंड वाइल स्लीपिंग, somnambulist। तो देखिए जो भी एम्बल वाले वर्ड हो गए हमारे, एम्बुलेटरी, एम्बल, एम्बुलेंस, somnambulist। अब कम से कम इतना तो पता चल गया है कि ये कहीं ना कहीं चलने से रिलेटेड होंगे। तो सारे याद हो जाए, वेल एंड गुड। नहीं याद होते हैं तो एटलीस्ट वहां पे एग्जाम हॉल में हम दिमाग चला के आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं, एंड चांसेस हैं कि आंसर निकल आएगा अगर आपको ये रूट वर्ड याद है। पेरा एम्बुलेट, वॉक अराउंड इन अ लीजरली वे, मतलब किसी काम से नहीं चल रहे हैं, अपने सुख, अपने आनंद के लिए आराम से जो है वॉक पे निकल गए हैं। ठीक है, वॉक भी कई तरह की होती हैं, एक परेशानी वाली होती है, एक इत्मीनान वाली होती है, और एक आनंद वाली होती है। ये पेरा एम्बुलेट जो है वो आनंद के साथ आदमी टहल रहा है, प्रसन्न है, खुश है, सोच रहा है, गाने वाने गुनगुना रहा है या सुन रहा है, पेरा एम्बुलेट। तो बेटा यू गॉट एम्बुलेटरी, यू गॉट एम्बल, यू गॉट एम्बुलेंस, यू गॉट somnambulist एंड यू गॉट पेरा एम्बुलेट। ऑलराइट, अब अगला रूट वर्ड बेल, BELL, वॉर। कहीं बेल लगा हो तो वायलेंस है बॉस। ऑलराइट, वॉर की घोषणा कर रहा है, संघात हो गया यहां पे। बेलिजरेंट, हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। भाई बेल जो है वॉर से रिलेटेड हो रहा है, तो जो भी कुछ होगा वो वायलेंस से ही रिलेटेड रहेगा, एसोसिएटेड रहेगा। तो बेलिजरेंट, हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। टू, एंटेबलम, एग्जिस्टिंग बिफोर अ पर्टिकुलर वॉर। एंटे, पहले। अब देखिए यहां भी एक प्रीफिक्स है आपके पास, ANTE। ANTE माने पहले। जैसे मैं आपको बताऊं, सामने वाला हिस्सा या पहले, जैसे ये एल्बो है, ठीक है, और ये एल्बो के सामने वाला हिस्सा है। ऑलराइट, तो इसके लिए जो वर्ड यूज होता है उसमें एंटे आता है। दिस इज क्यूबिटल, CUBITAL, और चूंकि उसके पहले ये है, दिस इज एंटीक्यूबिटल। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, ठीक है, तो यह हिस्सा इसके मुकाबले थोड़ा पहले दिखाई पड़ जाता है, तो दिस इज एंटीक्यूबिटल। तो एंटे क्या हो गया बेटा, पहले आने वाला। तो एंटेबेलम क्या हो गया, एग्जिस्टिंग बिफोर अ पर्टिकुलर वॉर, किसी भी एक पर्टिकुलर लड़ाई के पहले जो चीज हो, एग्जिस्ट करती हो, रहती हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं एंटेबेलम। तो बेलिजरेंट, बेलिकोज आएगा इसका मतलब, बेलिजरेंट, हॉस्टाइल एंड अग्रेसिव। एंटीबेलम, एग्जिस्टिंग बिफोर अ पर्टिकुलर
वॉर। बेलिकोज मैंने कहा था आएगा। डेमोन्स्ट्रेटिंग अग्रेशन एंड विलिंगनेस टू फाइट। अगर कोई व्यक्ति बेलिकोज है तो लड़ने के लिए तैयार बैठा है, वो वजह ढूंढ रहा है कि कोई मौका मिले हम तो लड़ेंगे। ऑलराइट, तो बेलिजेरेंट, एंटेबेलम, बेलिकोज सब एक ही खानदान के हैं, लड़ाकू। रिबेल, ऑलराइट, BEL, यहां भी बेल है, रिबेल। अ पर्सन हु राइजेस इन opposition or armed resistance against an established government or leader। बगावत कर दिया, बागी है इंसान। तो बागी है तो लड़ाई के लिए तैयार है कि हम सरकार के खिलाफ या अपने जो लीडर है जो भी उसके खिलाफ अब हम लड़ाई करेंगे। तो ये भी वॉर के लिए तत्पर है, रेडी है। तो अब आपके पास बेलिजेरेंट, एंटीबेलम, बेलिकोज, रिबेल, सारे वर्ड्स लगभग जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं याद रख सकते हैं तो भी बेल याद रहेगा, वॉर याद रहेगा, मीनिंग जो है डिराइव कर सकते हैं, निकालने की कोशिश कर सकते हैं। क्रॉन, टाइम, CHRON जहां लगा हो उसका मतलब समय, मैं समय हूं। क्रोनोलॉजी, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। जिस तरह से वो हुई हैं, कुछ समय में कुछ पहले हुई हैं, कुछ उसके बाद हुई हैं, कुछ उसके बाद हुई हैं, ये जो ऑर्डर है इसको हम कहते हैं क्रोनोलॉजी। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जनरल अवेयरनेस वगैरह में इस तरह का सवाल आया, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो मतलब क्या है कि जिस समय जो हुआ हो उस हिसाब से उनको आगे पीछे अरेंज करिए। तो क्रॉन, द अरेंजमेंट ऑफ क्रॉन, टाइम, क्रोनोलॉजी, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। क्रॉनिक, परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर कोई क्रॉनिक डिजीज है, कोई ऐसी बीमारी है जो क्रॉनिक है, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत लंबे समय से चली आ रही है और व्यक्ति को कष्ट दे रही है। तो दैट इज क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिकल, ये तो पढ़ते होंगे, Chronicles of Narnia, the factual written account of important events in the order of their occurrence। ये एक written account है, factual written account of important events in the order of their occurrence। जो event जैसे हुआ है तारीख वाइज उसको वैसे लिखा हुआ है। तो ये chronicle काम करता है, ये वाला कौन सा, events को date वाइज पुट करने का। Chronometer, समय नापता है क्या, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली। शायद घड़ी का एक साइंटिफिक वर्जन है ये, दैट इज क्रोनोमीटर। तो आप देखो बेटा, क्रोनोलॉजी, क्रॉनिक, क्रॉनिकल, क्रोनोमीटर, जिसमें CHRON लगा हुआ है, सब किसी ना किसी तरह से समय से रिलेटेड है और उनकी मीनिंग इस तरह से आप याद रख सकते हैं। एक और है बाय द वे, एनाक्रोनिज्म। दिस सेज एन एरर इन क्रोनोलॉजी। भाई एना है, एब्सेंस हो गया, क्रोनोलॉजी का जो है वो क्रोनोलॉजी में गलती कर दी, इवेंट जिस हिसाब से हुए थे उस हिसाब से नहीं रखे गए। तो अगेन एनाक्रोनिज्म, बात तो समय की है, हालांकि समय वाइज फिट नहीं किया, उसमें गलती कर दी है। थर्ड वन, क्रेड। क्रेड जहां भी होता है वो बिलीव की बात करता है कि भाई ये मतलब आप ये मानते हैं, आपको भरोसा है कि ये हुआ है। Credo, a statement of the beliefs or aims which guide someone's actions। आप जो भी करते हैं ना उसके पीछे आपकी बिलीफ होती है, मान्यता होती है कि हम ये मानते हैं, हम ये नहीं मानते हैं, तो वो होता है credo, a statement of the beliefs or aims which guide someone's actions। Credible, able to be believed। भाई कुछ चीज क्रेडिबल है, ऊपर क्या लिखा हुआ बेटा, क्रेड माने बिलीव। तो अगर कोई चीज क्रेडिबल है तो मतलब क्या है, उसकी मान्यता है, आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। क्रीडेंस, बिलीव इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू। क्रेडेंस है कि किसी चीज को सच मान लिया। क्रेडुलिटी, अ टेंडेंसी टू बी टू रेडी टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और रियल। नेविटी, ऑलराइट, अगर आप नाइव हैं तो इसका मतलब है आप आसानी से मान जाते हैं, जो कि कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है। हर चीज पे विश्वास करना कुछ अच्छी बात नहीं होती है, कुछ तो लॉजिकल होना चाहिए। तो क्रेडुलिटी एक टेंडेंसी है, आदमी की एक टेंडेंसी है टू बी टू रेडी टू बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू और रियल। आपने कहा भाई वहां पे एक घर है, वो उसमें भूत रहता है, तो ये व्यक्ति जो है वो मान लेता है कि हाँ रहता होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सी टेंडेंसी है, ये है क्रेडुलिटी। और फिर आता है इनक्रेडुलस, अनविलिंग और अनेबल टू बिलीव
समथिंग। ये उल्टे हैं, ये कहते हैं हम नहीं बिलीव करते किसी चीज में। तो आपके पास क्रेडो है जो कि स्टेटमेंट है आपके एक्शंस का, जो एक्शंस जिस चीज पे बेस्ड होते हैं, जिन मान्यताओं पे। क्रेडिबल है जो बिलीव हो सकती है। क्रेडेंस है बिलीव इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू। क्रेडिबिलिटी है आसानी से मान जाता है, टेंडेंसी है हर चीज पे बोलता है हाँ हाँ होगा यार, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। और इनक्रेडुलस है जो कि नहीं मानता है, अनविलिंग और अनएबल टू बिलीव समथिंग। तो जहां कहीं क्रेड लगा हुआ है वो बिलीव है। क्रेड के खूब सारे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं आजकल और काफी क्रिएटिव हैं। और किसी ने पूछा यार क्रेड करता क्या है, तो वो यही चाह रहे थे कि आप कम से कम पूछो तो कि क्रेड करता क्या है। तो दैट इज व्हाई दे मेड सो मेनी वंडरफुल एडवर्टीजमेंट्स। तो क्रेड टू बिलीव, बहुत बढ़िया वर्ड। डेमो, लोग। डिमागोग, पॉलिटिकल लीडर सीकिंग सपोर्ट बाय अपीलिंग टू द प्रीजुडिसेस ऑफ द पीपल। ऑलराइट, कह रहा है पॉलिटिकल लीडर सीकिंग सपोर्ट बाय अपीलिंग टू द प्रीजुडिसेस। प्रीजुडिसेस माने जो पहले से ही लोग मान के बैठते हैं, जो उनका बायस है मन में, जो पार्शियलिटी है, भेदभाव जो उनके मन में पहले से बैठा हुआ है। इस भेदभाव का इस्तेमाल करके ये पॉलिटिकल लीडर जो है अपना काम चलाते हैं। पॉलिटिकल लीडर सीकिंग सपोर्ट बाय अपीलिंग टू द प्रीजुडिसेस ऑफ द पीपल। अगर उसको पता है कि आपके मन में ये भेदभाव है तो उसी को भड़काएगा और अपना उल्लू सीधा करेगा। दिस इज डिमागोग। एपिडेमिक, डेम है यहां भी। वाइडस्प्रेड अकरेंस ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इन अ कम्युनिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो एपिडेमिक क्या है, एक कम्युनिटी में ऑब्वियसली लोग हो गए, वहां पे एक पर्टिकुलर टाइम पे वो डिजीज फैला हुआ है, दैट इज एन एपिडेमिक। डेमोग्राफिक, रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई डेमोग्राफिक स्टडी हमें करनी पड़ेगी। जो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये काम करती हैं कि सर कितने लोग हैं, क्या उनका जेंडर है, क्या परसेंटेज है जेंडर का, क्या परसेंटेज है कास्ट वाइज, क्या परसेंटेज है रिलीजन वाइज, क्या परसेंटेज है बिलीफ वाइज। तो पूरा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर उनके दिमाग में होता है और उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसी प्लान करते हैं। तो क्या है, रिलेटिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज डेमोग्राफिक। डेमोक्रेसी, system of government by all the eligible members of a state, of the people, by the people and for the people. People, DEM, that is demo people हो जाता है। तो डेमागोग हो गया, एपिडेमिक हो गया, डेमोग्राफिक हो गया और डेमोक्रेसी हो गया। डिक्ट, बोलना, डिक्टेशन, इमला, हिंदी में लिखते थे हम लोग बचपन में, इमला और इंग्लिश में होता था डिक्टेशन। मुझे पूरे 2 साल 00 मिला था इंग्लिश डिक्टेशन में, क्लास 3 एंड क्लास नहीं 1 साल मिला था, 4th में इंप्रूव कर गया था। पूरे क्लास 3 में मुझे 00 मिला था। वो उसके लिए मैंने एक पूरा आर्टिकल लिखा भी हुआ है। मैलेडिक्शन, अ कर्स, श्राप। तो इसमें 2 चीजें बेटा, एक है MAL जो कि नेगेटिव यूज होता है, और डिक्शन तो ऑब्वियसली डिक्ट हो गया, आपका बोलना हो गया। तो ये एक श्राप है, मैलेडिक्शन। डिक्शन, द स्टाइल ऑफ इनंसिएशन इन स्पीकिंग और सिंगिंग, जिस तरह से शब्द बोले जा रहे हैं गाते वक्त या बोलते वक्त, वो डिक्शन है। इंडिक्ट, फॉर्मली अक्यूज और चार्ज विद अ क्राइम, किसी पे इल्जाम लगा दिया, फॉर्मल चार्ज कर दिया, ये नहीं खाली बोला है, फॉर्मली ऑन पेपर आप पे चार्ज लगा दिया गया है, तो यू हैव बीन इंडिक्टेड। ऐसा बोला जा रहा है कि आपने ये जुर्म किया हुआ है। अब प्रूफ करें ना करें बात की बात है। कॉन्ट्रोडिक्ट, उल्टा बोल देना। असर्ट द ऑपोजिट ऑफ अ स्टेटमेंट मेड बाय समवन, किसी ने कुछ बोला, आपने उसको उसका उल्टा बोल दिया कि ऐसा तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट, ऑपोजिट बोल दिया ना आपने। तो मैलेडिक्शन, डिक्शन, इंडिक्ट, कॉन्ट्रोडिक्ट। प्रेडिक्ट, पहले से ही बोल दिया, क्या होने वाला है ये पहले से ही बोल दिया, दैट इज प्रेडिक्ट। से अ स्पेसिफाइड थिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, एक चीज बोली गई है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये फ्यूचर में होगी। तो सारे डिक्ट वाले हो गए आपके, मैलेडिक्शन, डिक्शन, इंडिक्ट, कॉन्ट्रोडिक्ट एंड प्रेडिक्ट। मैल मैंने कहा था वो नेगेटिव वाला है, बैड या फिर बैडली। मैलेडी, अ डिजीज और एलिमेंट, एक डिजीज है, एक बीमारी है, तो क्या है ये, मैलेडी है। मेलोडी नहीं है, वो MELODY होता है, टॉफी भी होता है और मधुरता भी होती है, वो अलग चीज है। ये क्या है, मैलेडी है, MALADY।
मैलफिसेंस, रॉन्ग डूइंग, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर कुछ बेईमानी करता है तो उसको हम मैलफिसेंस कहते हैं। बड़ा कॉमन अकरेंस है बाय द वे। मैलवोलेंट एक बेनेवोलेंट होता है, बढ़िया आदमी। मैलवोलेंट शोइंग अ विश टू डू इविल टू अदर्स, ये कहता है कि मैं तो सबको बर्बाद ही करूंगा। बेनेवोलेंट क्या होता है, थोड़े लार्ज हार्टेड होते हैं, सबका भला करना चाहते हैं, भला करते भी हैं। मैलवोलेंट बिल्कुल उसका उल्टा करते हैं। इनकी विश क्या है, टू डू इविल टू अदर्स, बुरा ही करेंगे किसी के साथ। मैलिस डिजायर टू हार्म समवन, कुछ कुछ ऊपर वाला हाल देखिए, MAL लगा हुआ है, सब बुरा ही हो रहा है यहां पे। मैलिग्नेंट वेरी वायरुलेंट और इन्फेक्शियस, मैलिग्नेंट ट्यूमर मतलब कैंसरस हो जाता है, वो फैलेगा बहुत तेजी से बॉडी में, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो मैलिडी, मैलफिसेंस, मैलवोलेंट, मैलिस, मैलिग्नेंट, सारे वर्ड्स MAL के साथ। कम से कम इतना तो याद रहेगा ना कि ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। ऑल राइट, तो पूरी लिस्ट हमारे सामने आ गई भाई। एम्बुलेटरी, ये एम्बुल वाले हैं, चलने वाले हैं। एम्बुल आराम से चल रहा है, एम्बुलेंस जो व्हीकल होता है। सोमनाम्बुलिस्ट, सोमना नींद में चलने वाला व्यक्ति। पेराम्बुलेट आनंद वाली वॉक, लीजरली वॉक। बेलिजरेंट अग्रेसिव। एंटेबेलम किसी पर्टिकुलर लड़ाई के जस्ट पहले जो एग्जिस्ट करता हो, एंटेबेलम हो गया। बेलिकोज लड़ने के तैयार, तत्पर। रिबल बगावत पे उतारू है। क्रोनोलॉजी टाइम वाइज सेट किया हुआ है। क्रॉनिक लंबे समय से चला आ रहा है। क्रॉनिकल जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको समय के हिसाब से, अकरेंस के हिसाब से लिस्ट किया हुआ है। क्रोनोमीटर टाइप ऑफ घड़ी। एनाक्रोनिज्म क्रोनोलॉजी में गलती हो जाए, इवेंट्स को उसके हिसाब से नहीं लगाया गया। क्रेडो, क्रेड बिलीफ वाला एक स्टेटमेंट है जिसपे आपके एक्शंस बेस्ड होते हैं। क्रेडिबल जिसपे विश्वास किया जा सकता है। क्रेडेंस अगेन मानने वाली। क्रेडुलिटी एक टेंडेंसी है जो आसानी से मान लेता है हर चीज पे, हर चीज को आसानी से बिलीव कर लेता है। इनक्रेडुलस नहीं करता है ये बिलीव। डेमागोग, डेमा पीपल एक ऐसा लीडर है जो आपके भेदभाव का इस्तेमाल करके अपना काम चलाते हैं। एपिडेमिक एक कम्युनिटी में एक टाइम पे जो डिजीज फैला रहता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एपिडेमिक। डेमोग्राफिक पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन किस तरह की है। डेमोक्रेसी सबको पता है, ऑफ द पीपल बाय द पीपल। मैलेडिक्शन MAL बैडली, तो ये क्या हो गया, श्राप हो गया, बुरा बोल दिया। डिक्शन जिस तरह से शब्द बोले इस्तेमाल किए जाते हैं। इंडिक्ट इल्जाम लगा दिया, फॉर्मल इल्जाम लगाया है, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्ट उल्टा बोल दिया, जो बोला गया उसका ऑपोजिट, कॉन्ट्रा। प्रेडिक्ट पहले से ही बता दिया, प्रेडिक्ट कर दिया कि क्या होने वाला है। मेलेडी MAL नेगेटिव, डिजीज एलिमेंट। मैलफिसेंस रॉन्ग डूइंग बाय एन ऑफिशियल। मैलवोलेंट एक ऐसी इच्छा की लोगों का बुरा करना है। मैलिस अगेन वही, दिल में अगर आपके मैलिस है तो आप किसी के लिए बहुत अच्छा नहीं सोच रहे हैं। और मैलिग्नेंट एक ऐसा, अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं तो एक ऐसा डिजीज, ऐसा ट्यूमर जो कि बहुत तेजी से फैलेगा और खतरनाक हो जाएगा। तो अब देखो बेटा, अगर आपने 4-5 रूट वर्ड्स समझे तो उनके इर्द गिर्द कितने सारे वर्ड्स आपको पता चल गए और उनको याद रखना कितना आसान हो गया। तो इतना मुश्किल है नहीं भाई, ना ही ग्रामर इतना मुश्किल है और ना ही वोकैबुलरी इतना मुश्किल है। आप आराम से कर सकते हैं, कंसिस्टेंटली कुछ कुछ करते रहेंगे। अगर आप रोज रीडिंग लगाते हैं तो क्या बात ही है। फिर एक स्टेज ऐसा आता है जहां पे आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बाय द वे, कुछ वर्ड्स हैं और ब्लैंक पढ़ना है। जैसे ये है, लव इज अ विदाउट क्योर। अगर कभी प्यार व्यार हुआ हो, दिल टूटा हो, तो जानते होंगे भाई इलाज नहीं है इसका। ऑलराइट, तो ये कह रहा है लव इज अ विदाउट क्योर। क्योर माने इलाज, ठीक। अब ऊपर वर्ड्स देखिए, पेराम्बुलेट आराम से चलना। एंटेबेलम लड़ाई के पहले। बेलिकोज लड़ने के लिए तैयार। एनाक्रोनिज्म क्रोनोलॉजी में एरर है, गलती है। इनक्रेडुलस बिलीव नहीं कर रहा। मैलेडिक्शन किसी के प्रति बुरी भावना मैलेडिक्शन श्राप हो गया। इंडिक्ट इल्जाम हो गया। मेलेडी डिजीज हो गया। मैलफिसेंस रॉन्ग डूइंग हो गया। यहां पे क्या आएगा, क्योर है तो क्या आएगा, डिजीज। लव इज अ मेलेडी विदाउट अ क्योर। क्या बहुत मुश्किल काम बता रहे हैं क्या ये लोग? आसान है, अगर मीनिंग पता है तो ब्लैंक भर सकते हैं। क्लोज टेस्ट जो आपका आएगा ना कि एक पैराग्राफ है, 5 ब्लैंक हैं, नीचे वर्ड्स हैं, उनमें से सही सही वर्ड्स भरते चले आइए। ये तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा पैसेज समझ सकें और सारे वर्ड्स आपको पता हो।
Next is, in the period before the Civil War, African Americans were regarded as property. Before the Civil War, लड़ाई के पहले. तो यहां पे एक ऑप्शन हमारे पास साफ चमक रहा है दूर से, that is antebellum. In the antebellum period before the Civil War, African Americans were regarded as property. Slavery इसे हम कहते हैं. देखें और कुछ बचा है. The district attorney moved to the suspect in the murder case. अब मर्डर केस है, कुछ इल्जाम का ही बात होगा यार. The district attorney moved to the suspect in the murder case. Formal charges की बात की थी बेटा, indict. The district attorney moved to indict the suspect in the murder case. जो सस्पेक्ट था उसको उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज लगा दिया. मतलब क्या किया? इंडिक्ट कर दिया. The lottery winner was and could not believe his good fortune. भाई 10 करोड़ की लॉटरी लग गई तो विश्वास कहां हो रहा है अपनी किस्मत पे. तो the lottery winner was and could not believe है बेटा. तो बिलीव वाले वर्ड्स क्या थे? क्रेड. यहां पे क्रेड वाला कोई वर्ड है, एक है, दैट इज इनक्रेडुलस. और ऑब्वियसली इन लगा हुआ है तो निगेट हो गया, मतलब बिलीव नहीं कर रहा. तो द लॉटरी विनर वाज इनक्रेडुलस एंड कुड नॉट बिलीव हिज गुड फॉर्चून. वेरी वेरी सिंपल. रूट वर्ड से शुरू किया था और ब्लैंक भरने तक हम लोग चले आ रहे हैं. एवरी इवनिंग द लोकल पीपल अराउंड द पार्क. एक पार्क है और हर शाम को वहां पे जो लोग रहते हैं वो क्या करते होंगे? पार्क में चल रहे हैं. अराउंड द पार्क एक वॉकिंग ट्रैक बना होगा, जॉगिंग ट्रैक बना होगा, वहां पे लोग चल रहे हैं. क्या कर रहे हैं? पेराएम्बुलेट कर रहे हैं, इत्मीनान की वॉक कर रहे हैं, कोई हड़बड़ी में नहीं है. एवरी इवनिंग द लोकल पीपल पेराएम्बुलेट अराउंड द पार्क. यस. द नॉइजेस मेड फॉर वॉर नाउ वर साइलेंट देन. जो शोर मचाया गया था लड़ाई के लिए, जो शोर लड़ाई के लिए अभी मचाया जा रहा है, वॉर नाउ वर साइलेंट देन, तब वो चुप थी. कुछ इस तरह से है. तो भाई लड़ाई के लिए जो शोर मच रहा है वो तो फिर थोड़ा वायलेंस का होगा. ठीक है, क्या होगा यहां पे आप देखें. द वर्ड दैट फिट्स इन इज बेलिकोस. अग्रेसिव वायलेंट साउंड जो हो रहे थे, ये लड़ेंगे अभी. ठीक है, वो पहले नहीं होते थे. आंसर इज bellicose. And if you don't practice, you don't deserve to win. That is Andre Agassi. बहुत ही महानतम खिलाड़ियों की लिस्ट में लॉन टेनिस के इनका नाम आता है. इन्होंने कहा भाई अगर आप प्रैक्टिस नहीं, चूंकि अमेरिकन है तो उनकी प्रैक्टिस पे मत जाइएगा. ठीक है, इनका ग्रामर उतना मजबूत नहीं है, लेकिन कहा सही है कि यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आप डिजर्व नहीं करते हैं कि आप जीतें. तो जो पहले भी बात हुई थी कि हम सब पढ़ सकते हैं, सब समझ सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे बड़ा टैलेंट क्या है? सबसे बड़ा टैलेंट है टैलेंट टू प्रैक्टिस. सो आई होप आपको थोड़ा चीजें समझ आई होंगी, थोड़ा हौसला बढ़ा होगा कि इतना मुश्किल नहीं है. बस हाँ, डिसिप्लिन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए. तो ये काम करते रहिए एंड आई होप वी मीट इन द क्लासरूम. टेक केयर, बाय बाय.